हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के रेस्ट रूल 6A से रे करके रूल 10 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें रूल 6A कहता है काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट्स। काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट्स, काउंटर क्लेम के बारे में पहले बता चुके, फिर बता दे रहे एक बार कि ये वादी ने एक प्लेंट डाला, वादी ने एक दावा डाला, इस दावे का जवाब दावा प्रतिवादी देगा और इस जवाब दावे के साथ में जो प्रतिवादी दावा कर रहा है उसे हम काउंटर क्लेम कहते हैं। मतलब जो जवाब दावे के साथ में दावा वो लगा रहा है उस दावे को ही हम काउंटर क्लेम कहते हैं। तो दावे का, वादी के दावे का जवाब कौन देगा? प्रतिवादी देगा, और प्रतिवादी के जवाब दावे के साथ में जो दावा लगा है उसका जवाब कौन देगा? वादी देगा। तो ये बात रूल 6A में कहा कि काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के द्वारा काउंटर क्लेम। तो डिफेंडेंट का काउंटर क्लेम ये होता है कि प्रतिवाद कि कोई भी वाद हेतु अगर कोई भी इश्यूज वाद दाखिल करने के बाद में या पहले प्रतिवादी को उत्पन्न हुआ तो प्रतिवादी उस वाद हेतु के लिए जो उसको वाद डालने का कारण पैदा हुआ वो उसके लिए नया प्लेंट जो रिटन स्टेटमेंट के साथ में होगा काउंटर क्लेम डाल सकता है। इस दावे को ही काउंटर क्लेम कहते हैं, इसलिए काउंटर क्लेम डाल सकता है। अब प्रतिवादी जो है उसके लिए काउंटर क्लेम में वही नियम, इसमें वही नियम लागू होंगे जो वादी के लिए प्लेंट में लागू होते हैं। मतलब जो दावे में नियम लागू होते हैं वही नियम काउंटर क्लेम में भी लागू होते हैं। तो ये बात कह देगी कि जो वाद पत्र में नियम लागू होते हैं वही नियम किस में लागू होते हैं? काउंटर क्लेम में भी लागू होते हैं। अब इसका रूल 6B कहता है काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड। 6B इसका कहता है कि प्रति दावे का कथन किया जाना। तो जो काउंटर क्लेम है उस काउंटर क्लेम में हम प्रति दावे के बारे में पूरी बातें लिखेंगे, पूरी बातें लिखेंगे। कैसे? जैसे दावे में फैक्ट लिखते थे उसी तरीके से वो फैक्ट हम काउंटर क्लेम में लिखेंगे। और क्यों काउंटर क्लेम वो डालना है, इश्यूज क्या बना, किस घटना के कारण ये डाला जा रहा है, वो घटना भी लिखनी होगी। अब रूल इसका 6C कहता है एक्सक्लूसिव ऑफ काउंटर क्लेम। 6C कहता है प्रतिदावे का अपवर्जन, प्रतिदावे का अपवर्जन। अगर वादी इसके काउंटर क्लेम पर ये ऑब्जेक्शन कर देता है कि उस जिस ग्राउंड पर ये काउंटर क्लेम लाया है वो ग्राउंड सेपरेट वाद डालने का है, इस वाद से या इस घटना से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वह डिफरेंट चीज इसमें ला रहा है। सपोज करते हैं कि वादी एक वाद को एक मकान के बाबत लाता है और प्रतिवादी कोई घटना दिखा करके दूसरे मकान की वाद इसके रिटन स्टेटमेंट के साथ काउंटर क्लेम में दाखिल कर देता है। तो इसमें वही काउंटर क्लेम करेगा जिसको वादी ने दावा किया होगा, उसमें अगर इसका अपोजिट पार्टी का हित निहित है तभी वो काउंटर क्लेम करेगा। सेपरेट बात के लिए सेपरेट दावा डालेगा। तो अगर वादी इसमें ऑब्जेक्शन कर देता है और कोर्ट को ये लगता है कि नहीं वाकई में ये काउंटर क्लेम इसके साथ में नहीं हो सकता तो उसे रोक सकता है। तो इन्होंने यही बात 6C में कही है कि इफ एक्सक्लूसिव ऑफ काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम का विरोध कैसे होगा, अपवर्जन कैसे होगा। अब इसका D कहता है इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सूट, जो वाद के बंद कर दिए जाने का प्रभाव। ये क्या होता है कि जब ये वाद चल रहा और अपोजिट पार्टी ने अपने जवाब दावे के साथ में काउंटर क्लेम डाला है और किसी कारणवश
ये दावा खारिज हो जाता है, ये दावा बंद हो जाता है, ये दावा बंद हो जाता है, तब ये संपूर्ण बंद नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट पार्टी का दावा या काउंटर क्लेम अभी चल रहा है। तो इन्होंने यही बात कही कि अगर ये काउंटर क्लेम चल रहा, ये बंद भी हो जाता है, तब भी ये चलता रहेगा। ये बात इसका रूल डी कहता है। रूल ई कहता है डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई द काउंटर क्लेम। इसका 6D कहता है वाद के बंद कर दिए जाने पर प्रभाव से सी हो गया, ये हो गया प्रतिवादी का उत्तर देने में वादी द्वारा व्यतिक्रम। अगर अभी इसमें बताया कि प्लेंट जो दावा है उसका जवाब कौन देगा, प्रतिवादी देगा रिटन स्टेटमेंट में, लेकिन जो रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम किया गया उस काउंटर क्लेम का जवाब कौन देगा, वादी देगा। अगर ये वादी इसका रिटन स्टेटमेंट इस प्लेंट का काउंटर क्लेम का देने में असक्षम हो जाता है या नहीं देता है, या किसी कारणवश वह चूक जाता है देने में, तो कोर्ट इसके काउंटर क्लेम पर आदेश कर सकती है। ये बात होती है इसमें रूल 6E में। रूल 6F कहता है रिलीफ टू डिफेंडेंट्स वेयर काउंटर क्लेम सक्सीडेड। अब रूल 6 ये कहता है कि जहां प्रतिदावा सफल होता है वहां प्रतिवादी को अनुतोष। अगर यह दावा सफल हो गया और इस दावे में जो रिलीफ मांगा गया कि उसका नुकसान हुआ है या उसको रिलीफ में स्पेशल कोई चीज उसी मैटर से रिलेटेड चाहिए और इसने अपने दावे को सिद्ध कर देता है, वादी उस दावे इसके काउंटर क्लेम को खारिज कराने में असफल हो जाता है और प्रतिवादी अपने काउंटर क्लेम को सिद्ध कर देता है, तो कोर्ट इस काउंटर क्लेम में जो रिलीफ मांगे होंगे उसके तहत आदेश कर सकेगा और उसी की टिकरी कर सकता है। ये बात इसमें कह दी। अब रूल 6G में कहा रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट टू अप्लाई। जो इस काउंटर क्लेम होगा इसमें लास्ट में कहा कि लिखित कथन से संबंधित नियमों का लागू होना। जो प्लेंट है, जो काउंटर क्लेम है जिसे प्रतिवादी ने दाखिल किया है, इस काउंटर क्लेम में वही नियम लागू होंगे जो इस मूल वाद के रिटन स्टेटमेंट में लागू होते हैं। तो इस काउंटर क्लेम का जो रिटन स्टेटमेंट होगा, इस रिटन स्टेटमेंट में वही नियम लागू होंगे जो मूल दावे के रिटन स्टेटमेंट में लागू होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब रूल 7 इसका कहता है डिफेंस आर सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड्स। रूल 7 इसका कहता है पृथक आधारों पर आधारित प्रतिरक्षा या मुजरा। प्रतिरक्षा या मुजरा। अगर रूल 7 में कहा कि जब ये दावा दाखिल कर दिया गया, ये दावा दाखिल कर दिया गया, तब इस दावे को प्रतिवादी ने दाखिल किया। अब इस दावे के दाखिल करने के बाद में जवाब दे रहा प्रतिवादी, तो अगर तब तक कोई नया ग्राउंड पैदा हो गया तो अपने रिटन स्टेटमेंट में प्रतिवादी उस नए ग्राउंड को लिखेगा। अगर प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम दाखिल किया और काउंटर क्लेम का जवाब किसको देना है, वादी को देना है, तो वादी इस अपने प्लेंट के बाद या इसके अपोजिट पार्टी की रिटन स्टेटमेंट के बाद कोई नई घटना, कोई नया आधार बनता है, तो अपने रिटन स्टेटमेंट में वह उसे लिखेगा। इस बात को रूल 7 कहता है। अब रूल 8 कहता है इसका नो ग्राउंड ऑफ डिफेंस। नो ग्राउंड ऑफ डिफेंस। रूल 8 कहता है इसका प्रतिरक्षा का नया आधार। अगर प्रतिरक्षा का नया आधार, रूल 8 में कहा प्रतिरक्षा का नया आधार, तो यही बात का वाद दाखिल करने के बाद में अगर प्रतिवादी दाखिल करने के बाद, प्रतिवाद दाखिल करने के बाद अगर कोई नया आधार बनता है तो उस नए आधार को अपने जवाब दावों में
लिखा जा सकता है। अब रूल 9 इसका कहता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। रूल 9 कहता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, पश्चातवर्ती अभिवचन। रूल 9 कहता है वादी का लिखित कथन दाखिल हो गया, प्रतिवादी का लिखित कथन दाखिल होने के बाद, ये प्रतिवादी का लिखित कथन दाखिल हो गया वादी के वाद पर। अब प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन के साथ में क्या फाइल किया? काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम के बाद में वादी ने उसका जवाब दे दिया। तो इन्होंने कहा इस घटना के बाद में, मतलब ये रिटन स्टेटमेंट और ये रिटन स्टेटमेंट लगाने के बाद में इस मैटर से रिलेटेड कोई नया वाद बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं डाला जा सकेगा। मतलब एक वाद चल रहा है जिसमें एक वाद का जवाब दिया, जवाब के साथ में काउंटर क्लेम लगाया, काउंटर क्लेम का जवाब आ गया, तो अब इसी मैटर से रिलेटेड नया वाद जब तक न्यायालय नहीं अनुमति देता नहीं डाला जाएगा, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग नहीं होगी, इसके साथ में नई प्लीडिंग नहीं होगी। अब रूल 10 इसका कहता है प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड बाय कोर्ट। अब इन्होंने कहा कोई पक्षकार, जो इसमें नियम 1 और नियम 9 में बताया गया है, कोई भी पक्षकार अगर वादी है ये जवाब दावा देता है, प्रतिवादी है तो काउंटर क्लेम का जवाब दावा वादी देता है, तो कोई भी पक्षकार अगर जवाब दावा देने में कोर्ट ने अगर कहा है और असफल हो जाता है, कोर्ट कहता है आप जवाब दावा 30 दिनों के भीतर लगाइए, मैक्सिमम कितना दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर, और मैक्सिमम 90 डेज के भीतर, 30 दिन के भीतर और अधिकतम 90 दिन के भीतर। अगर कहता है कि जवाब दावा लगाइए और लगाने पर वह फेल हो जाता है, लगाने पर वह फेल हो जाता है, तो कोर्ट उसके वाद में या काउंटर क्लेम में निर्णय सुना सकता है और उसकी डिक्री भी पारित कर सकता है। तो अभी इसमें से रूल 6A से लेकर रूल 10 तक किस में क्या कहा जाएगा, WS क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है, प्लेंट क्या होता है, इनके बारे में, काउंटर क्लेम के रूल्स क्या होंगे, इनके बारे में सारी चीजें बताई गई। तो अभी रूल 8 क्लियर हो गया होगा। रूल 9 के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।